अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज हम ज़रा बात करेंगे, सैलाबी सूरत हाल आप सबके सामने है। सैलाब की वजूहात पर भी बात करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि पानी एकदम से आ गया, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हम ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियर अपने पैटर्न तब्दील कर रहे हैं, ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं। बारिशों के सीज़न यानी मानसून स्पेल 2-3 से बढ़ के 9 तक चले गए हैं। पैटर्न तब्दीली हो रही है क्लाइमेट में। फिर ग्लोबल वार्मिंग की एक सिचुएशन हमने देखी, हीट वेव की सिचुएशन हमने देखी, फिर जल्दी मौसम में तब्दीली यानी मौसम में ठंडक की सिचुएशन हमने देखी। 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी देखी और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अगले दिन हमने बारिश होते भी देखी। ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में हम एक साथ फेस कर रहे हैं। इससे हुआ क्या? इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को नुकसान होगा, कई ऐसी ज़रात है जिसको लेकर हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी होती है, ख़ास तौर पे कॉटन है, वीट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी होती है, वहाँ पर नुकसान हुआ। अब इतनी बड़ी तादाद में सैलाब या इतने बड़े वॉल्यूम का सैलाब आ गया पाकिस्तान में कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि त्रेमो हेडवर्क्स पे 9 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरने का इम्कान है। ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। 3,44,000 लोगों को तो हमने महफूज मकामात पर पंजाब में पहुँचा दिया, लेकिन जब ये मामलात हटेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा 2200 से 2500 गांव तबाह व बर्बाद हो गए। इसका भी अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, लाइव स्टॉक को कितना नुकसान हुआ, मईशत पे कितने बुरे असरात होंगे। वापसी इनकी बहाली अभी 2022 के लोगों की बहाली वापस नहीं हुई, 2010 में सैलाब ज़दगान की बहाली मुकम्मल नहीं हुई, तो ये 2025 में एक और सैलाब आ गया। भारत की आबी जारियत अपनी जगह पर मौजूद है, भारत में बड़े डैम्स मौजूद हैं, लेकिन भारत ने क्या हमें टाइमली अलर्ट किया, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में डैम्स की ज़रूरत पर कितना जोर दिया जा रहा है, हमें कितने डैम्स की ज़रूरत है। कालाबाग डैम को सियासी नारा बना दिया गया, मुराद अली शाह साहब ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या छोटे डैम्स पर सूबों ने खुद काम किया? 18वीं तरमीम के बाद सबका इस्तेहकाक तक कर सकते थे, क्यों नहीं किया? फिर वो जो डैम्स बनने थे, वो जो 500 डैम्स बनाने की बात हो रही थी, वो आज कहाँ पर मौजूद हैं? और जो 2 बड़े डैम्स एक बन रहे थे, उनका क्या हुआ? जंगलात की कटाई का क्या हुआ? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बेगराज साहब, सालिया कुरैशी, मुनीर अहमद साहब और समर जाफरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बेगराज साहब, इतनी बड़ी सूरत हाल, इतनी खतरनाक, फिर मैं ज़रा मालियाती एक्सपर्ट पे भी उनसे भी इस पर बात कर लूँगा। सर, हम अपने ज़रा गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस पर भी बड़ा ज़रूरी है बात करें। क्या देख रहे हैं, क्या मुख्तलिफ सिचुएशन ऐसी आपने पंजाब में देखी जो KPK में नहीं थी, या KPK में देखी जो पंजाब में नहीं थी? सैलाबी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक रही और अभी भी हम उसी का सामना कर रहे हैं। कहाँ इंतज़ामी अमूर या पिछले सालों में हुकूमती गफलतें कहाँ कहाँ आई, क्या वजूहात हुई, क्यों डैम नहीं बनाए, क्या वजह है हम इतनी ख़तरनाक सैलाबी रेले को इस वक्त झेल रहे हैं? असल इस वक्त जो कंपैरिजन तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, मेरे ख्याल में पंजाब में जितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, आप जिस तरह बताया 250 देहात ज़ेरे आब आ गए और कई इलाके और सियालकोट शहर में पानी आ गया, तो इसका जो रिस्पांस है सर वो बहुत 2,500 क्विक नॉट था। 250, बेग साहब 2,500 ढाई देहात, हजार 2500, बहुत खतरा है, ये बहुत बड़ी तो बात है। ना सिर्फ ये कि रिस्पांस क्विक था, बड़ा मैयर्ड था, इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, इसमें तमाम अदारे जो हैं वो इनकी इंटीग्रेटेड एफर्ट मैंने पहली दफा देखी है किसी जगह पर, कि जहां पर ये नहीं कि फौज लगी हुई है और बाकी सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आर्मी भी थी और ज़ाहिर है उसका लीडिंग रोल होता है, और बाकी भी तमाम 1122 या बाकी जो इरसा है या दूसरे, हर कोई अपने अपने स्कोप के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा डाला और डाल रहे हैं। और मैं आपने पढ़ा होगा, हैरत अंगेज बात यह है कि रात को थर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को, रात को जो फंसे हुए थे, वो बचाया गया पंजाब के अंदर। तो मेरे ख्याल में हमें जो शाबाश इस वक्त, चलें शाबाश ना सही, जो तारीफ करनी चाहिए वो पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब के महकमों की और पाक फौज की इस हवाले से करनी चाहिए कि जितना बड़ी मैग्नीट्यूड से ये सैलाब आया है, उस हिसाब से अमवात की शरह इंतहाई कम है और माल मवेशी बचाए गए हैं, उनके आगे चारा डाला जा रहा है, कैंप सिटी विलेज कैंप विलेज कायम कर दिए गए हैं, बाकायदा बस्तियां बसा दी गई हैं। जाहिर है वो घर वाला माहौल तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आजमाइश है सबके पे ऊपर आई हुई है। बाकी ये कि देखें ना, अभी सिंध पता चल रहा है कि ये सारा पानी सिंध में जाना है, तो अब उसके लिए जो है वो सिंध हुकूमत को
5-6 दिन पहले से ही इसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। बास गए कि हम इंतजार करें कि सैलाब आएगा और फिर लोगों को कहीं नकल मकानी के ऊपर जो है वो आमादा करेंगे। केपी के अंदर जो है वो बहुत ही शिद्दत से सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट जो है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था वो आया। बाकी रह गई गैर कानूनी सरगर्मियां। तो इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, सरगर्मियां गैर कानूनी। आप कहते हैं गैर कानूनी कॉलोनियों की इजाजत किसने दी? यहाँ तो वजीर आजम के जाली खत छप जाते हैं। कानून यहाँ पर जो क्राइम मुजरम पेशा लोग हैं वो थोड़ा ही जो है वो इजाजत लेते हैं, जाली भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाकी जो डूबे हैं, जो सोसाइटियां डूबी हैं, उनका फर्ज है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करें और जो रावी के दरमियान में आ रहा है इलाका उसको खाली करें और उनको मुतबादल जगह फराम करें। लेकिन एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो 90 किलोमीटर लंबा रावी के ऊपर बंद बनाएगी और उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने पैसे जो है वो एलोकेट कर दिए हैं, लोन दिया है रोडा को, और रोडा जो है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लाहौर को और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों को कम अज कम इस सैलाब, चाहे इंडिया इससे दुगना भी छोड़ देगा तो उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका एक फायदा ये हुआ है तनकीद का और मीडिया का, मैं समझता हूँ बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इशू को इतना उठाया कि कम अज कम हुकूमत पंजाब जो है उसने कोई इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद की जा सकती है। अब हमें ये तो नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इस पर, लेकिन उसका ये फायदा हुआ है कि कम से कम कुछ चले, कंक्रीट कम स्टेप्स से कम जो कोई हैं कंक्रीट वो स्टेप या इस पे कोई बातचीत शुरू हुई है। साले साहिबा, एक तो ज़रा ये जानना चाहूँगा, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब 9 लाख क्यूसिक कहने की बात है। हमारे दरियाओं में 2.5 लाख क्यूसिक, रावी जैसा बड़ा दरिया भी 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी वाला दरिया है। 2 लाख 20, 2 18 इस तरह से सैलाब आ रहे हैं। अगर मैं तरीमो हेडवर्क्स की बात करूं, 9 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान है, तो ये तो और एक खतरनाक सिचुएशन है। ये इतना ज़्यादा पानी भारत की तरफ से भी आना, ये क्या वजूहत है? क्या बहुत ग्लेशियर्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी पिघल रहे हैं या क्या मामला है? जी, थैंक यू सो मच। इसमें डिफरेंट फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली। एक तो आपका जो टेम्परेचर राइज है वो हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। आपका ग्लेशियर जो एक आपका रिसोर्स है वो मेल्ट डाउन हो रहा है। टेम्परेचर हमारा जो लिमिट होती है 1.5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को हमें मेंटेन करना है ग्लोबली। बट अब आप देखें रिसेंटली अब ये जो हमारे पास समर भी गुजरा है इसमें 45 प्लस तक टेम्परेचर गया और अभी तक जो पैटर्न्स हैं मूनसून के इसकी वजह से काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो एक तो वो कंपोनेंट भी ऑफ कोर्स ग्लेशियर लॉफ्स का भी कंपोनेंट है, और सेकेंडली इंडिया, क्योंकि हमारे नेबरहुड में इंडिया चाइना एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, और जिस तरह हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मिनिमल एमिशंस हैं बट फिर भी हम क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड कंट्रीज में 8वें नंबर पे आते हैं। तो हमारे गिरदो नवाह में देखा जाए इंडिया और चाइना, तो उनकी इंडस्ट्रियल एमिशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उन चीजों से, बट आपके पास वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह की चीजें मिसिंग होती हैं जो कि अब आप देखें इंडिया में 5000 प्लस डैम्स हैं और पाकिस्तान में 250 के करीब डैम्स हैं। तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा है और हमारी बहुत कम है। लेकिन उधर भी एक लेवल एक्सीड कर गया था इंडिया में भी, तो उन्होंने भी उसको ऑफ कोर्स जो इंडस वाटर ट्रीटी है तो उसके तहत उन्होंने उसको रिलीज करना था, तो वो भी एक हद तक उसको स्टोरेज कर सकते थे। बट ये कि ऑफ कोर्स इसको आप क्लाइमेट डिप्लोमेसी या साइंस डिप्लोमेसी या नेबरहुड डिप्लोमेसी से ही हैंडल कर सकते हैं। अगर क्योंकि आपको अगर पता हो कि इंडिया वाली साइड से अगर पानी ने इतने ज्यादा मिकदार में आना है तो आपकी पहले क्या प्रिपेयर्डनेस हो सकती है। अगर वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस उस पर थी या नहीं थी। अब देखें पंजाब की एग्जाम्पल देखें और सिंध KPK की, तो उनकी जो रिस्क हैं वो फ्लड की वजह से बहुत
बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट है, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी डिफरेंट है। पंजाब में आप देखें ज़्यादा जो इशू आएगा फ्लड्स की वजह से फूड इनसिक्योरिटी का, क्योंकि आप एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वो सूबा है। एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइंस होंगी, चाहे वो कॉटन की हैं, वीट की हैं, फिर उसके बाद राइस आपका एक मेजर कंपोनेंट है, तो आपका वो काफ़ी, और आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है मेजरली वो जो हब है वो पंजाब है, तो आपकी सप्लाई चेन्स के तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। फिर सिंध में जो है हेल्थ क्राइसिस क्योंकि आएगा, आपने देखा होगा फ्लड्स में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके इन्फेक्शियस एनिमल्स हैं, जिस तरह स्नेक वगैरह, वो ट्रैवल करके आ जाते हैं, जिस तरह जानवर भी ट्रैवल करके उस तरह आ जाते हैं। और केपीके में लाइवलीहुड्स और डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज आए, तो आपके जो सूबे हैं उनकी मुख्तलिफ नौइयत है जिसपे आई थिंक अमल करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो आप डैम्स की बात कर रही हैं ना स्वाले साहिबा, इस पे मैं ज़रा आप लोगों से डिटेल बात भी करूंगा। हमने एक माहौलियाती तब्दीली के लिए कितना काम किया, इस पर भी बात करूंगा। मैं ज़रा पंजाब की, चूँकि आप 2 हज़रात ने जिक्र अभी पंजाब का चल रहा है उसका किया, तो ज़रा समर साहब भी साथ हैं। समर साहब, सियालकोट घरों तक में पानी आ गया, क्या सिचुएशन है? बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी, ज़रा बताएं कितना पानी, कहाँ, क्या सिचुएशन है, हेल्थ के क्या मसाइल हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ? जी जी, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने वक्त दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि वाकई मतलब परेशानी तो है बहुत ज़्यादा बनी हुई, कि जो नाला डेक है उस पे पिछले दिनों तकरीबन 72,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा था। तो जिसने मतलब उसके आसपास के देहात हैं जो मतलब नाला डेक पे हैं, जो उसके करीब पड़ते हैं, उनको काफ़ी सारा ना बर्बाद किया है। लैड़ी है, सकरोड़ है, जंडियाला है, और आगे चले जाएं तो हंजली है, क्लास वाला है, सोकनविंड है। ये काफ़ी सारे जो देहात हैं तहसील पसरूर के, वहाँ पे मतलब नाला डेक ने काफ़ी तबाही मचाई है, जिससे मतलब हज़ारों की तादाद में लोग बेघर भी हुए हैं। मवेशी जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में वो मतलब ज़ाया हुए हैं, बह गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों का सामान ज़ाया हो गया है, लोग बेघर भी हुए हैं। और मतलब जहाँ तक देखी जाए, आपने पूछा कि रेस्क्यू के हवाले से, तो रेस्क्यू के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो सिर्फ रेस्क्यू 1122 को गिना जाए तो उसकी सर्विस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक। और दूसरे जो इदारे हैं, मतलब हमारी तहसील पसरूर की असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं सिद्रा सतार, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, और अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अपने तौर पे जितना मतलब कर सकते हैं। वो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि सही तरीके से अगर अवाम को रेस्क्यू कर रहा है तो वो तो रेस्क्यू 1122 है, क्योंकि जिनके पास वो फैसिलिटीज़ भी हैं, मतलब लोगों को मतलब महफूज करने की, बचाने की, उनको बाहर निकालने की। अच्छा समर साहब, जरा मुझे कश्तियाँ बताइएगा, हैं। समर साहब, ज्यादा कौन से एरियाज हैं जो इफेक्टेड हैं, और वहां पर क्या रिलीफ का काम हो क्या रहा है? क्या उन्हें, जिनके घरों में पानी आया है, उनके सामान को कैसे रेस्क्यू करें? अगर सामान लाइव स्टॉक्स हैं उसको कैसे रेस्क्यू करें, और पहुंचा कहाँ रहे हैं? अच्छा, अगर ये मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा जो एरिया मैंने पहले भी गिनवाए हैं, लैड़ी है, सकरोड़ है, वो उधर क्लास वाला है, सोकनविंड है, अंजली है, ये सारे तहसील पसरूर के इलाके हैं कि जो मतलब मुतासिर हुए हैं ज़्यादातर, जो से काफ़ी सारे जो एरिया। और यहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि लाइफ स्टॉक के हवाले से जो है वो इकदाम हो तो रहे हैं, लोग अपने तौर पे मतलब कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। रेस्क्यू के लिए मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तकरीबन 11 रिलीफ कैंप कायम किए हैं तहसील पसरूर में, मुख्तलिफ देहात में, ठीक। जहाँ पे लोगों को चारा भी मिल रहा है, और दवाइयाँ जो मतलब बीमार होते हैं, जो वेटरनरी के हवाले से जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको भी मतलब किया जा रहा है। लेकिन हमारे इधर मुसीबत यह है कि मतलब ये जो लोग जिनके वो मवेशी होते हैं ना, तो वो खाते पीते लोग होते हैं माशाल्लाह, मतलब एक वक्त में। लेकिन जब वो मुतासिर होते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते कि मतलब रिलीफ कैंपों में मतलब जाया जाए। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो बिल्कुल ही ज़्यादा मखदूश हालत में होते हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत अपने तौर पे जो कोशिश कर रही है वो काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ कि मतलब उनको रेस्क्यू करने के लिए मवेशियों का भी उन्होंने बंदोबस्त किया है, जिसको मतलब चारा वगैरह भी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब ये बताएं मवेशियों के समर हवाले साहब, से बात करें तो यहाँ पे कोई अजीब एक सूरत। जानी नुकसान की भी इत्तलात है सियालकोट में?
15 अमवात हो चुकी हैं सियालकोट में। तहसील पसरूर में तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मतलब केस सामने नहीं आया, लेकिन मजमूई तौर पे सियालकोट की बात की जाए तो ज्यादातर जो मैं मतलब अगर सियालकोट का आप पूछते हैं तो बजवात सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। समर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया समर साहब, बड़ी डिटेल आपने हमें सियालकोट के हवाले से बताई। बेग साहब मौजूद हैं, सालिया साहिबा मौजूद हैं, मुनीर अहमद साहब माहिर मौसमियाती तब्दीली ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम जरा डिटेल इस पर मजीद डिस्कशन करें। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मुनीर साहब, हम जरा डिस्कशन कर रहे थे आपके ज्वाइन करने से पहले। सालिया साहिबा ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है आने वाले टाइम पर हम इसको मजीद गहरा होता देखेंगे, मजीद ख़तरनाक होता देखेंगे। ये जो आप और मैं कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि हम छेड़छाड़ जो माउंटेन एनवायरनमेंट है वो भी देख रहे हैं, फिर ग्लेशियर का बनना भी कम था, पिघलना भी जल्दी हो गया। मॉनसून के 8-8, 9-9 स्पेल्स देख रहे हैं जो 1-2 पे या 3 पे आके रुक जाया करते थे। अभी मजीद बारिशों का एक स्पेल देख रहे हैं मूसलाधार का आने वाले दिनों में। ये सारा कुछ मिलाकर एक कुदरती आफत तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या ये ह्यूमन मैनेजमेंट का भी मामला है कि हमने इसमें मैनेजमेंट में कोताहियाँ की हैं? क्लाइमेट साइंस जो है वो तो आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। अगर आप IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करें, या UN के जो क्लाइमेट चेंज का इदारा है अगर आप उसकी बात करें, तो वो तो बहुत पहले से आपको साइंस की प्रेडिक्शन जो है वो बता रहे हैं। 2007 में मैंने क्लाइमेट चेंज की कॉफ की थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी समझ लें कि तब से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। 2009 में मैंने एक इंटरनेशनल TV चैनल को बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में शदीद सैलाबों का ख़तरा है। अगर आप मेरी ना भी बात करें, उसके बाद उसी बात को लेके बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कैंपेन डेवलप की। तो और लेकिन 2010 में सैलाब आए फिर, और उसके बाद हमने मुतवातर कई दफ़ा देखा, और हर दफ़ा देखा कि 2010 में जो सैलाब आए थे उसके बाद अगर हम 2022 के सैलाबों को देखें, मानसून की बारिशों को देखें, तो आपको लगता है कि इंटेंसिटी बढ़ी है। अभी आप देख लें जो 2025 के मानसून की बारिशें हैं, आपने उसको भी देखा। लेकिन जो सबसे अजीब बात यह है पाकिस्तान के यहाँ, एक तो पहली बात यह है कि लर्निंग का बड़ा फुकदान है कि हमने कभी हादसात से नहीं सीखा। दुनिया हादसात से सीखती है, अपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उसको लेती है, और वो ये देखती है कि हमारी जो हैज़र्ड मैपिंग है वो क्या कहती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के यहाँ कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड हैज़र्ड मैपिंग भी नहीं है। और जब हैज़र्ड मैपिंग नहीं है तो आप ये कैसे देख पाएंगे कि कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं टुवर्ड्स हैज़र्ड्स। तो अब लेकिन इसके बावजूद आपने जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो रिसर्च मौजूद है और जो सूरत हाल हमने देखी, उसके ऊपर लोगों ने भी आवाज़ उठाई, जो हमारे मुतलका माहिरीन हैं उन्होंने भी, कि भाई आपके यहाँ माउंटेन एरियाज़ के अंदर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्नो लाइन जो है वो ऊपर को शिफ्ट कर रही है, और आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो 2-2, 3-3 हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। हाँ, क्यों है डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन देखें, जब तक आपका पॉलिटिकल नेक्सस नहीं होगा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ, आपके यहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकती। अभी भी आप चले जाएं, KP के अंदर चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, जहां पे दरख्त कट रहे हैं, वो जो हुकूमत में मौजूद आपके सियासी लोग हैं वो, और जो आपके टिम्बर माफिया है या जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनके अलायंस के बगैर, कॉन्नाइवेंस के बगैर, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कि मिले बगैर जो है ये कोई भी चीज़ ऐसी मुमकिन नहीं। अभी आप बाहर निकले ना, किसी दरख्त को काटने की कोशिश करें तो अरसलान साहब मैं देखता हूं कि आप कैसे उसको काट लेते हैं, क्योंकि जब तक, अब आप ये देखें कि KP के अंदर अभी बहुत सारे जो दरख्त काटने के जो नोटिफिकेशन वगैरह कह लें, जो ऑर्डर्स वगैरह इशू किए गए थे मुख्तलिफ हिलों बहानों से, उसको कैंसिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो हैं वो जाली जो हैं वो अपने बहाने बनाकर दरख्त काटने के बहाने बनाए जाते हैं, और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। अगर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एलीट जो है सिटिंग इन द गवर्नमेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स का आपस में अगर ये लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। अच्छा, चूंकि आपने एक ना इंतजामी उमूर वाला मामला छेड़ा है, बेग साहब
सर डिफॉरेस्टेशन जिसका अभी जिक्र किया है, मैं ज़रा पहले आपसे इस पे इसलिए, चूँकि हम ज़रा साफ़ी हैं, इन चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं, ये उमूर सारे सियासी उमूर हैं। केपी का जिक्र किया अभी मुनीर साहब ने कि बड़ी बेदर्दी के साथ पहले गिलगित दरख्तों की बल्तिस्तान कटाई का हो भी गई। किया है। अच्छा, और गिलगित बल्तिस्तान वो तो नज़र आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सिचुएशन है। सर ये तो जो नोटिफिकेशन अब वापस लिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, और इससे पहले हमने सुनामी देखा था, बिलियन ट्री का एक आ जाना था, फिर दरख्तों की कटाई से अरबों रुपए खा गया टिम्बर माफिया। ये सब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? माफिया का तो मुझे पता नहीं है कि ये माफिया है या लाइसेंस होल्डर हैं। यकीनन इसमें टिम्बर माफिया भी है, लेकिन दरख्त काटना तो इतना कसूर नहीं है। असल बात यह है कि अगर एक दरख्त कटता है तो 2 दरख्त उसकी जगह लगाए जाएं। इसका हल सिर्फ ये है, वरना हमें तो पढ़ाया गया था बचपन में कि ये दरख्त जो है वो इंसान के लिए हैं, ये ईंधन फराहम करते हैं, ये इमारती लकड़ फराहम करते हैं, ये साया फराहम करते हैं। तो अब जो है वो इंसानी जरूरतें बदल तो नहीं गई ना जी। असल जो पाबंदी होनी चाहिए वो ये कि जहां से आप दरख्त काट रहे हैं वो कानूनी तौर पे काटें और उसकी जगह 2 दरख्त और लग जाए। तीसरी बात, एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे अफलान साहब एक बात बताएं, और मैं जो मौसमियाती दानश्वर है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये हीट वेव है और अगर ये मौसमियाती तब्दीली जो है ये एक मुस्तकिल अमल है और आने वाले दिनों में और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तो इंसानों के बस की बात तो फिर नहीं है कि इसको रोक सकें। क्या इन मुल्कों को उठाकर मरीख पे ले जाएं हम? बात यह है कि जिन मुल्कों ने, असल जो बात है वो क्या है, वो तो कोई करता ही नहीं है। वो ये है जनाब मुनीर साहब और बाकी जो अहबाब हैं, बात यह है कि जिन्होंने ये मौसमियाती तब्दीली का जो सबब बन रहे हैं वो चिमनियां हैं जो दिन रात धुआं निकालती हैं, और वो सारे अमीर मुल्क हैं। कोई गरीब उसमें नहीं है। हमारी चिमनियों से तो हवा भी नहीं निकलती, हमें तो बेकसूर जो है वो सजा मिल रही है। हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, और वो बचाव जो है वो जो मैग्नीट्यूड जो है वो और इस दुनिया के बड़े पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, पाकिस्तान में जो है वो इस कदर जो है वो वसाइल की कमी है। आप हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहरा लें बिल्कुल, लेकिन यहाँ से कौन सा सोना निकलता है या यहाँ से कौन सा तेल निकल रहा है जो अरब मुल्कों की तरह हम अमीर हो जाएंगे। आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए नाने जवी नहीं है। हम मौसमियाती तब्दीली और ये बातें कर रहे हैं। खुदा के वास्ते कोई ऐसा लाए अमल पेश करें जिससे बचाव की तदबीरें हो सके। मौसमियाती तब्दीली जो है ये उन मुल्कों का इशू है जो ये मौसमियाती तब्दीली ला रहे हैं, जो हीट वेव बड़े बड़े मुल्क सर, नहीं, बड़े देखिए बड़े इसमें मुल्क। असलान मैं बेग साहब से बेग साहब, ये मौसमियाती जारहियत है। हाँ। ये मौसमियाती जारहियत है जिसे ये वेल्दी कंट्रीज जो है वो हमारे गरीब मुल्कों के ऊपर मुसल्लत कर रहे ठीक हैं। हो गया? मैं मुनीर साहब हाँ, जल्दी से मैं बेग साहब से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, ये जंगलात आपके लिए थे, लेकिन अब आप ये देखें कि ये लाइसेंस होल्डर्स ही होते हैं, और उनके साथ फर्ज करें कि अभी भी आप अभी जो केपी में जो लाइसेंस मनसूख हुए हैं वो किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं, और कितने हर साल मिलियंस जो दरख्त हैं वो काट दिए जाते हैं। आप क्या दरख्त लगाते हैं? अगर 200 साल पुराना या 150 साल पुराना या 300 साल पुराना दरख्त काटते हैं, उसकी जगह आप अगर 2 फुट का पौधा लगा देते हैं, तो क्या वो आपके लिए जो है वो उसका रिप्लेसमेंट हो सकती है? आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अपने जंगलात हैं बेग साहब, आप उसको काट रहे हैं। जब जैसे जैसे एक बीमार आदमी के अगर आप उसको ज़्यादा इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे जिससे वो ज़्यादा बीमार हो सकता हो, तो ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने पिछले 15 साल के अंदर कम से कम $300 बिलियन का नुकसान किया है अपने मुल्क के अंदर, और उसकी वजह से गुर्बत कितनी बढ़ी है। पिछले सिर्फ 5-7 सालों के 8 सालों के दौरान जो है आपकी जो गुर्बत है वो 23% से 49% तक बढ़ी है, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपके सैलाबों का, मॉनसून का, और आप जो अपने जो ग्रीन कवर जो है उसका जो नुकसान कर रहे हैं, जो कुदरती
आपके पास ज़खायर मौजूद हैं, उसका जो नुकसान कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पावर्टी लाइन जो है वो कहां नीचे से नीचे चलती जा रही है। इस वक्त आपके मुल्क के 50% आबादी जो है बेग साहब वो पावर्टी लाइन से नीचे है। बहुत सही। तो आपने अब जो ये है अभी कि क्लाइमेट चेंज सारा की वजह से आपके रिसोर्सेज ज़ाया ठीक हो है। रहे हैं और लोग धड़ाधड़। जी, मैं जरा मुनीर साहब यही बात, साले साहिबा एक सजेशन मांग रहे थे। अभी बेग साहब कह रहे हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा तबाही हो रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, लेकिन इसका हल क्या है, इसकी वजूहात कंक्रीट क्या है? मतलब हम देख रहे हैं हम तो इमिशन ना होने के बराबर है कार्बन इमिशन, फिर कार्बन क्रेडिट्स की तरफ अभी हमने सोचा नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स के लिए मार्केट तलाश करेंगे। लेकिन वो ममालिक जो इसकी वजूहात बन रहे हैं, जो कॉप करते भी खुद हैं अरेंज, और फिर उसी कॉप में एक बड़ा बजट भी रख देते हैं, और फिर अपनी इंडस्ट्री को भी या उसके फुजले को या उसके धुएं को हमारे लिए छोड़ा जाता है। खासतौर पे मैं भारत की भी बात करूं, उसे क्या हल है इसका? जी, जिस तरह सर ने भी बात की, फॉरेस्ट कवर की बात की कि वो ज़रूरत है, ईंधन बनाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। तो अब केपी में अगर स्पेशली एग्जांपल देखें आप, तो मोस्टली जो आपका कुकिंग की बात करें तो आप 30 to 40% जो आप यूज़ कर रहे होते हैं फ्यूल, वो वुड कटिंग करते हैं और आप फिर भी यूज़ कर रहे थे। तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी ज़रूरियात को चेंज करें, बट ये कि उसके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं। आप दरख्त की कटाई बंद कर सकते हैं। अगर ईंधन आपने इस्तेमाल करना है कुकिंग पर्पस के लिए, तो आप सोलर कुक स्टोव्स या इस तरह की कोई एग्जांपल्स देख सकते हैं जिधर एलएनजी या सीएनजी नहीं एक्सेसिबल। तो डेफिनेटली लोग तो फिर चीपेस्ट और अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल ऑप्शंस चाहिए होती हैं इस तरह की। जहां तक बात है कि आप इस एजेंडा को या आपका जो भी फ्लड का एक डिवेस्टेशन है उसको किधर रेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और आपको इंटरनल डिप्लोमेसी दोनों जरूरत है। इंटरनेशनली जिस तरह आपने बात की कि कॉप पे आप रेज कर सकते हैं कि डेफिनेटली लॉस एंड डैमेज फंड जो था लास्ट टाइम भी अनाउंस हुआ था, तो उसमें आपको क्लाइमेट फाइनेंस में रीबिल्डिंग चाहिए फ्लड इफेक्टेड एरियाज के लिए। ऑल्सो आपको क्रॉस बॉर्डर वाटर डिप्लोमेसी बीजेपी चाहिए इंडिया के साथ। अब इंडस वाटर ट्रीटी प्लान, डिप्लोमेटिक प्लान स्पेशली अर्जेंटली प्रायोरिटी बेसिस पे इसको प्लान करें कि हमें इस इशू को प्रायोरिटी बेसिस पे टैकल करना है कि कैसे हम क्या स्टेप्स प्रोवाइड कर सकें ताकि हम जो वाटर की ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट है आपकी तरफ, उसको कैसे आप टाइमली हमें रिपोर्ट कर सकें ताकि हम प्रिपेयर्ड हो सकें फॉर द डिजास्टर या फर्दर थिंग्स। उसके अलावा आपके गिरदोनवा में चाइना है, ईयू है, उनके साथ आपके अगर अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकते हैं कि आपको वार्निंग, फ्लड वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट स्मार्ट अच्छा सालिया साहिबा, बहुत अच्छा। अब ये भी इस पे मैं और भी आपसे बात करता हूँ। एक चीज इसमें जरा ऐड कर दें, ये जो हीट वेव का भी जिक्र कर रहे थे या ग्लेशियर्स का जल्दी पिघलना, इसकी तो रोकथाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ माहौलियात में आलूदगी का होना ये इसकी वजूहात में से जो सिंपल हमें पता है, आप साइंटिस्ट हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो इसका क्या किया जा सकता है, इसका क्या हल है? देखें ग्लेशियर्स बन नहीं रहे और जो बन रहे थे वो पिघल जल्दी रहे। देखिए, अब एक प्रोसेस है वो तो आप यकीन करें ग्लोबली एक कलेक्टिव एफर्ट है। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि इंडिविजुअली कंट्री को अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेती है तो आपको इंडिविजुअल स्टेप्स करने पड़ेंगे। ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है और क्लाइमेट की जो आप डिबेट बात करते हैं वो कलेक्टिव एफर्ट है कि आपने 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे पे यूएनएफसीसीसी के अकॉर्डिंगली जाना है या आईपीसीसी के अकॉर्डिंगली जाना है। तो आपने ये नहीं कहना कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा एमिशंस कर रहे हैं, बट वो डेवलप्ड भी हैं और हम लोग कम एमिशंस कर रहे हैं। आप एक पॉइंट जो हम लोग मिस आउट करते हैं, हम कहते हैं हम कम से कम एमिशंस कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप जो है मीथेन एमिशंस में नंबर 7 कंट्रीज में आते हैं, 7 नंबर पे कंट्रीज में आते हैं, जो कि 84 टाइम्स मोर उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 84 टाइम्स मोर है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप इस चीज को मिस आउट कर देते हैं और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन एमिशंस हो रही होती हैं, आपके वेस्ट से हो रही होती हैं। तो इस चीज को मिस आउट नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाना, कुछ कहना चाह रहे थे मुनीर साहब, लेकिन ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, जरा इस पर भी बात करूंगा। बड़ा उन्होंने हल पेश किया, उन्होंने बताया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वजूहत है। फिर जो कॉलोनीज या सोसाइटीज जो डेवलप हो रही हैं
उनके अपने अंदर फ्लड से बचने का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये लाजिम करार देना होगा गवर्नमेंट को, इसको कैसे मेक श्योर किया जा सकता है? जरा वापस आते ब्रेक से इस पे बात कर, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुनीर साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, ये बहुत अच्छी बातें की साले साहबा ने, और डेफिनेटली इस वक्त जो बड़े ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स हैं, हम उनको एक तरफ मुर्दे इल्ज़ाम अगर हम सिर्फ ठहराते रहेंगे कि भाई उनकी वजह से है, जैसे 13 बड़े मुल्क जो हैं वो 70% टोटल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का है वो उनका कंट्रीब्यूशन है। और डेफिनेटली वो 13 बड़े मुल्क जो हैं, और ऊपर से जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड में या जो पैसा आता है, अब उनमें से चूंकि वो खुद इस क्लाइमेट इम्पैक्ट का शिकार हो रहे हैं, तो वो जाहिर है कि ज़्यादा पैसा जो है वो फिर अपने यहाँ ही अपने मुख्तलिफ अपनी आवाम को सहूलत पहुँचाने के लगा रहे हैं। ये तो फैक्ट्स हैं। अगर हम ये कहते रहें कि अमीर मुल्क ने ये किया और वो अब हमें पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब हमें थोड़ा सा जो अपना इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको देखना पड़ेगा। अगर हम सर ये बताएं, जो कालाबाग डैम पर मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, वैसे तो खैर आपका सब्जेक्ट नहीं है सियासत, लेकिन हम उस पर ये बात जरूर आपसे पूछ सकते हैं। वो कह रहे जी कालाबाग डैम को सियासी मसला बना दिया है, बड़ा डैम था, पंजाब का इतना पानी कहाँ जाता, कालाबाग में भी ना जाता, अब सिंध आ रहा है, तो क्यों छोटे डैम पर हमने फोकस नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो तो पंजाब दुश्मनी में, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि कालाबाग डैम जो है वो पंजाब दुश्मनी में सियासत का शिकार हुआ, और हालांकि अगर वो होता तो केपी भी बहुत सारा बचा रहता, और दूसरी तरफ जो सिंध में जो इतना पानी जाता है, लेकिन जाहिर है कि सारे का सारा पानी जो है आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्मूथ फ्लो के लिए आपको रास्ते चाहिए। दरियाओं के अंदर आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, आप फसलें काश्त कर रहे हैं, माल मवेशी आपने रखा हुआ है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, अगर आप कहते हैं कि जी इस साल तो पानी इतना नहीं आया, तो लिहाजा दरिया के रास्ते के अंदर हम ये चीज़ें बना लेंगे, अपनी कोई कंस्ट्रक्शंस कर लें, तो ये दूसरी बात, अब जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, साले साहब ने, मैं चाहूँगा पहले इस पर एक ऐड करें, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि अब सोसाइटीज़ भी हमें अगर बनानी है, हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उनको भी इसी नेचर पे डेवलप करना है कि हम बचें, इन चीज़ों से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी प्लानिंग अब इन सोसाइटीज़ को एनओसी इन्हीं बुनियादों पर मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन यह है कि इन लोगों को तो एनओसी तो आपको पता है कि पता नहीं किस तरह से मिल रहा है, और आप जितने भी मेगा बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप किसी का भी आप EIA उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ कट एंड पेस्ट किया हुआ है। बाज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, इवन जो आपकी शहरी हुकूमतें जो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, उसका तो कोई EIA होता ही नहीं है। इवन आप इस्लामाबाद के अंदर देख लें तो उनका कौन EIA लेता है? अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर दिए हैं, लेकिन किसी का कोई EIA नहीं है। आपका जो नेशनल पार्क है, मारगला हिल्स नेशनल पार्क, चाहे वो मारगला हिल्स हो, चाहे रावल डैम का एरिया हो या शक्करपड़ियाँ का एरिया हो, वो सारे के सारे जो है वैसे ही आप वो शुरू किए हुए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक आप माहौल दोस्त अपनी तरक्की को नहीं बनाएंगे, तो आप के लिए आगे कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आता। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, मीथेन, ये जाहिर है कि आपकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। हम ये कह देते हैं कि हमारी जो कार्बन इमिशंस हैं वो 1% हैं या उससे कम हैं, लेकिन आप कभी आपने इसको सोचा है कि आपके यहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितनी है? पानी के बहाव के रास्ते जो हैं वो कितने आपने ख़राब किए हुए हैं? उसके अंदर इंक्रोचमेंट्स जो आपके कैचमेंट एरियाज बनते हैं वो किस तरह से आपने किए हुए हैं? तो मतलब ये सारी चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी, जब आपका लोकल इन्वायरमेंट जो है, आपके इर्द गिर्द का माहौल ठीक नहीं है, वो कंड्यूसिव नहीं है, तो जाहिर है कि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। और नतीजा ये है, और दूसरी बात ये है, आपके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात किसके साथ ठीक हैं? मैं अरसलान आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ एक चीन के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, बाकी किसके साथ आपके हालात जिसके साथ ठीक करना चाहते हैं भारत, वो खुद नहीं ठीक करता ना, उसके अपने बड़े मसाइल हैं। वो मैं पॉलिटिकल इश्यूज में जाना नहीं चाहता, लेकिन भारत का अपना बड़ा मसला है। भारत तो दहशतगर्दी में सबसे आगे, चाहे आबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो वैसे है उनकी आदत, वो तो उसके साथ आप बात ही नहीं कर सकते। नहीं, तो आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तो ला सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। बेग साहब एक चीज सर, ये बेग साहब आ गए। बेग साहब सर, ये जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि कालाबाग डैम एक सियासी नारा रह गया, इसको छोड़ दें, छोटे डैम्स पर फोकस करें,
तो सर वो कह तो रहे हैं, लेकिन इन सबके पास अथॉरिटीज है 18वीं तरमीम के बाद। ये सारे सूबे अपनी मर्जी के डैम बनाए, रिजर्वायर बनाए, किसने, मैंने आपने हाथ थोड़ी रोका है किसी का। तो अगर कालाबाग डैम सियासी मसला है तो हमने ही उसको सियासी मसला बनाया ना, अब इसको छोटे डैमों में कैसे तब्दील करें? करना होता तो कर लेते पहले। कालाबाग डैम को अब मेरा हाल है काला ही रहने दें, अब उसे चिट्टा करने की कोशिश न करें। तो सर छोटे डैम की तरफ क्यों नहीं गए? को अपनी वहदत जो है वो ज्यादा अजीज है। आपने देखा कि पिछले दिनों में, बल्कि पिछले महीनों में सिर्फ नहरें निकालनी थी और सिंध के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने क्या ऊधम मचाया और किस तरह उन्होंने ट्रैफिक को रोका, किस तरह लोगों को अगवा किया और किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी उनके सामने जो है वो घुटने टेक गई। इसलिए कालाबाग डैम को जो है वो छोड़ ही दें तो बेहतर है। ये मुशर्रफ का बेहतरीन ज़माना था, ज़िया-उल-हक का बेहतरीन ज़माना था जब ये डैम बन सकता था। अब जो है वो एक मुतबादल स्कीम जो है वो चल रही है और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक इजलास बुला लिया है और बाकी मेरा ख्याल चाइना से वापस आकर वो इसके ऊपर जो है काम करेंगे कि हर सूबा जो है वो छोटे डैम बनाए। पहले तो ये था ना कि जी केपी के अंदर बनेंगे, नहीं, अब पंजाब भी बनाए, सिंध भी बनाए, बलूचिस्तान भी बनाए। अगर इसके ऊपर अमल शुरू होता है तो 4-5 साल के अंदर उम्मीद है कि पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान की काफ़ी बढ़ जाएगी। और बाकी जो देखें और भी बहुत से तरीके हैं, ये मौसमियात वाले बताएंगे आपको कि किस तरह पाकिस्तान पानी का लेवल जो है अपना हमारी मिट्टी के अंदर उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और बाकी जो है वो किस तरह इस पानी, देखें ये सैलाब है ना, ये आबे हयात भी बन सकता है। तो बात वही है कि आज झंझोड़ा है सैलाब ने और बारिशों ने बहुत ज्यादा। बाकी ये कि देखें सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसमें कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, वहाँ आपने 2 दिन पहले गाड़ियां डूबती हुई देखी हैं, तैरती हुई देखी हैं। इसी तरह चाइना है, इंडिया में उधमपुर में उधम मच गया और उनकी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो तिनकों की तरह बह निकली सैलाब के अंदर। और इसी तरह बाकी ममालिक हैं। इसलिए फौरी इसका अगर आप खोकर साहब ये समझते हैं कि बस ये फौरी एक हुकूमत जो है इसको कर लेगी, नहीं, इसके ऊपर को बहुत ही नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए और उस पर को गारंटी लेनी चाहिए कि कल अगर ये हुकूमत बदल दी है तो वो रोक ना दे, वो कह के नहीं जी ये क्या है, ये तो खुदाई मुसीबत है और कुदरती आफात हैं, इसको हम कैसे जो है वो संभाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान होना अच्छा चाहिए। एक चीज बेग साहब इसमें जरा ऐड एक चीज कर दें, आपको लगता है कि दरियाए रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का एनओसी जारी नहीं हुआ? आपको लगता है ये बात ऐसा ही हुआ होगा आपके तजर्बे में? मैं कहता हूँ सीईओ रोडा कह रहे हैं एनओसी भी जाली होगा और पैसे देकर लिया गया होगा। यहाँ प्रॉपर्टी टाइकून और प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या नहीं करते। और सबसे बढ़कर तो ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अब रिटायरमेंट के मजे ले रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो है कोई जुर्म करे तो उसे पकड़ कर उसके खिलाफ केस चल जाता है। तो जिन्होंने ये केस लाहौर हाई कोर्ट का जो है उसको जो है वो मुअत्तल किया था, और उनकी भी कोई सजा होनी चाहिए यार। ये खोकर साहब ये तो कोई बात ना हुई, सही बात है कि एक बंदा मुल्क के साथ खिलवाड़ कर जाए। और वहाँ ये जितनी सोसाइटियां बनी है उसके बाद बनी है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, आप ये रोडा वाला वो मामला उठा रहे हैं जो पुराना खोकर मामला है जिसमें एनओसीज मिली थी, बिल्कुल सही। मैं उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट, उस पर आपसे बहुत ज़्यादा बात कर भी सकता हूँ और उस पर हमें करनी भी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का असल मसला है। ज़राअत को लेके ज़रा सी बात करते हैं। सालिया साहिबा, इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाइव स्टॉक बड़ी बुरी हालत में है, ज़राअत बड़ी बुरी हालत में है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से फसलें प्रॉपर तरीके से उस तरह से प्रोडक्शन नहीं दे पा रही। इसका कोई हल हो सकता है साइंटिफिकली? बिल्कुल साइंटिफिकली आपको अडेप्ट करना पड़ता है क्लाइमेट स्मार्ट जो आपकी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं उनकी तरफ। आप इस तरह की क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं, जो कि फ्लड रेजिस्टेंट होती हैं। तो आपको उस शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तो ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान में आपको इस तरह की क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी ताकि आपको जो फार्मर है उसको आप कम से कम नुकसान पहुंचे और वो एजुकेटेड हो कि कौन सी क्रॉप जो है वो किस मौसम में और किस सिचुएशन में ग्रो करनी है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जो पंजाब है उसमें आप देखें आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
आपके पास राइस है, व्हीट है, इनकी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोसेसेस हैं, तो वो सारे काफी बहुत ज्यादा हद तक डैमेज हुए हैं। उसके अलावा आपकी सप्लाई चेन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं थ्रू आउट द कंट्री। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें पंजाब की स्पेसिफिकली बात करें तो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका भी आपने देखा कि वो भी एक सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन आई है काफी ज्यादा। और उसके अलावा काफी ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो कि स्लो डाउन हुए हैं, और आपके लाइफ स्टॉक और काफी जो हाउसिंग बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी डैमेज हुए हैं इसकी वजह से। तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स की जरूरत है फार्मर को। और सेकेंडली जहां तक आपने पहले भी एक साहिब ने डिस्कस किया कि आपका हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्या एनओसी मिलना चाहिए और क्या इस तरह के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको अवेयरनेस, अगर फार्मर की बात करें, फार्मर अगर सपोज आई एम सपोजिंग कि वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको आप प्रोवाइड करते हैं इस तरह की टेक्निक्स है तो उनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक घर में, उसको एक ह्यूमन होना चाहिए कि वो सीवरेज का निज़ाम तो एटलीस्ट देखे कि इस सोसाइटी में सीवरेज का, ड्रेनेज का निज़ाम कैसा है। हम ये तो देखते हैं कि बिजली आ रही है, गैस आ रही है, पानी आ रहा है सोसाइटी का, बट ये कि सीवरेज का और इसका निज़ाम और क्या EIA इसका अप्रूव्ड है। अब उस हाउसिंग सोसाइटी में अब तो सबको सेंसिबल हो जाना चाहिए। आई थिंक इतने ज्यादा फ्लड्स आ गए हैं, अब आपकी लर्निंग इतनी होनी चाहिए। सेल्फ आप गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय इंडिविजुअली भी आई थिंक अवेयरनेस की जरूरत है कि आप इस तरह के हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट ही ना करें। ये आपकी प्री असेसमेंट लाजमी होनी चाहिए कहीं पे भी सेटल डाउन होने के लिए। तो आई थिंक ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए और ये लर्निंग होनी चाहिए पास्ट फ्लड से। क्या कहते हैं मुनीर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखें ये बहुत अच्छी बात है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर कोई 2-1 साल पहले कुछ बात भी शुरू हुई थी कोरियंस के साथ और चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह के साथ मिलकर। मतलब उसके ऊपर जाहिर है कि एक साइंसी जो तहकीक है वो वक्त भी लेती है, उसको जब एक्सपेरिमेंट करना होता है तब भी वक्त लगता है। लेकिन अरसलान खोखर साहब, ये जो फ्लड्स आते हैं, ये मानसून की बारिशें ज़्यादा आ गई और आपकी या हीट वेव आ गई, उसमें तो जाहिर है कि आपके जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हेल्पफुल होंगी। लेकिन जब बहुत सारा पानी आपके यहाँ आएगा और उसको आप बंद तोड़ के ज़मीनों के अंदर घुसा देंगे तो उसका तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। और जाहिर है कि उससे जो नुकसान होगा फसलों का, जैसे अभी हुआ है, तो अब जाहिर है कि वो हमें देखना पड़ेगा। मैम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है ड्रेनेज की। वो सोसाइटियों में सिर्फ ड्रेनेज को देखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी, जैसे मैंने पहले कहा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का बड़ा मसला यही बना है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है ना। आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं और हम ये कहते हैं, अब मैं प्लॉट खरीदने जाता हूँ किसी हाउसिंग सोसाइटी में और उससे मैं कहता हूँ कि आपके पास NOC है, आपके पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो कागज़ निकाल के दिखा देता है कि यार ये मेरे पास मौजूद है। तो एक बात, और दूसरी बात यह है कि वाकई जो आपकी म्यूनिसिपल ड्रेनेज है उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। अगर आप जो नेचुरल ड्रेनेज है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर देंगे, दरिया के ऊपर खड़ी कर देंगे, नाले के ऊपर खड़ी कर देंगे, जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं उनके ऊपर खड़ी कर देंगे, तो उन्होंने तो बहना है। अगर आप कहें कि हाँ जी ये मैंने तो ख़रीद ली और फलां और ये सारा, तो आप कोई भी आए बाएं शाएं करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जैसे अब हमने कई दफ़ा इसकी बात की है, इस्लामाबाद के अंदर जो है बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो नालों के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देखा जाना। सही बात है, पहले कच्ची आबादियों का मसला था, वहाँ सोसाइटियों ने जगह ले ली है। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब, थैंक यू सो मच। सालिया कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, बेगराज साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।